नमस्कार, मैं रेणु शर्मा हिंदी से हिंद पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस पृष्ठ का उद्देश्य है हिंदी भाषा को जागरूक करना, हिंदी से संबंधित हिंदी से संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी आप तक पहुंचाना। और मैं हिंदी व्याकरण, हिंदी से संबंधित जितनी भी तथ्य हैं आप सभी को मैं जानकारी देती रही हूँ पिछले वीडियो में और आगे भी देती रहूँगी। और अब मेरा थोड़ा सा कक्षा 10वीं का अर्थात 10th क्लास का कुछ हिंदी से संबंधित चैप्टर से पाठ से संबंधित पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ चैप्टर हैं, तो मैं उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। जैसे कि पिछले मैंने रविवार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि हैं जो उनके बारे में जानकारी दी थी, उनके जीवन परिचय से अवगत कराया था। तो आज भी मैं ऐसे ही महाकवि लेकर आई हूँ जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। और वैसे हमारे इस पृष्ठ का लक्ष्य है कि हिंदी भाषा को जागृत करना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है। तो हमें हिंदी को ही आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदी में ही हमें हर कार्य को करना चाहिए, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। यही हमारे इस पृष्ठ का लक्ष्य रहता है। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। ये हैं हमारे महाकवि जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियाँ। तो आज हम आपको परिचय कराएंगे आपका सभी को महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, अर्थात उनके जीवन से अवगत कराएंगे। वे हमारे छायावादी युग के आधार स्तंभ हैं, अर्थात छायावादी युग के कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं। तो आज आपको मैं उनके बारे में ही जानकारी दूंगी, उनके जीवन के पर आधारित। जैसा कि आप लोग जुड़ जाइए। और जो लोग जुड़ रहे हैं वो आगे शेयर कर दीजिए। ये हमारे महान कवियों में से एक कवि हैं और जिन्हें हम छायावाद के स्तंभ भी कहते हैं। और ये दीक्षा अर्पण पाठक देख रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी अर्थात वाराणसी में हुआ। एक वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। ये एक वैश्य परिवार से बिलोंग करते थे, अर्थात इनका परिवार एक सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और माता का नाम इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। और जो देवी प्रसाद थे स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे, वह भी एक साहित्य में रुचि रखते थे और वो ये भी चाहते थे कि हम आगे चलकर पुत्र भी हमारा जयशंकर प्रसाद जी भी हमारे इसमें रुचि रखें। तो इस प्रकार प्रसाद जी का जन्म साहित्यिक वातावरण में ही हुआ 1889 में, जैसा कि मैंने बताया वाराणसी में हुआ। और इनकी माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद था। और जो देवी प्रसाद थे वो दान पुण्य के नाम से माने जाते थे। पूरे काशी में, वाराणसी में उन्हें दान पुण्य के नाम से ही लोग जानते थे और उनका परिचय यही था। प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविता लिखनी आरंभ कर दी थी।
कहते हैं कि इनकी कुछ आर्थिक स्थिति भी ऐसे ही रहीं और ये महान कवि, इनके पिता ने भी इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था। और प्रसाद जी ने बाल अवस्था में ही अपने माता पिता के साथ उन्होंने तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया और घूमे, पर कहते हैं ना कि इनका जो बाल्य जीवन था ज़्यादा सुखमय नहीं था। इन्होंने अपने विषम परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों में अपना पूरा जीवन गुजारा। तो माता पिता भी इनके, अब ये 9 वर्ष की आयु में इन्होंने जब कविता लिखना आरंभ किया तो ये ज़्यादा वर्ष के नहीं थे, 9 वर्ष के ही हो पाए थे तब इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, इनके बड़े भाई ने ही, शंभूनाथ जी ने ही इनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया और इनका सब प्रथम जो दाखला करवाया था वो क्वींस कॉलेज में ही कराया गया था। और ये 8वीं कक्षा के बाद ज़्यादा नहीं आगे पढ़ सके, क्योंकि माता पिता के देहांत के बाद इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही और घर में जब बंटवारा हुआ तो कुछ पैसों का इनके ऊपर कर्जा था, तो इन्होंने दोनों भाइयों को चुकाना था वो कर्जा। तो जब ये उन्होंने कर्जा चुकाने के लिए इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में ही अपना व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और अपना, क्योंकि ये वैश्य परिवार से बिलोंग करते थे, तो अपना जो व्यापारी, ये लोग, इनका जो काम काज था वो व्यापार से संबंधित ही था, तो अपना वो जो भी काम था ये देखते थे। लेकिन कहते हैं ना, जो जिसमें जिसकी रुचि होती है तो उनका मन उस व्यापार में नहीं लगा। इनकी रुझान जो था वो एक हिंदी साहित्य की ओर ही था, तो इनका ध्यान वहाँ ज़्यादा नहीं लगा और उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन इनकी जो पढ़ाई थी वो तो 8वीं के बाद ही ख़त्म हो गई थी और इन्होंने घर में ही शिक्षा दीक्षा, घर में ही स्वाध्ययन किया और इन्होंने घर में ही अंग्रेजी संस्कृत पर अध्ययन कर लिया। लेकिन एक बार फिर 1906 में इनकी विषम परिस्थिति आ खड़ी हुई। जब ये 17 वर्ष के थे तो इनके पिता इनके भाई शंभूनाथ जी का भी देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो और बड़ी कठिन परिस्थितियों में आ गए। तब इनकी जो भाभी थी, उन्होंने इनकी शादी पर जोर देकर इन्हें शादी करने के लिए कहा, तो उनकी बात मानकर इन्होंने शादी भी की। जब ये 19 वर्ष में इनकी विवाह हुआ और कुछ ही दिनों बाद इनकी पत्नी की मृत्यु टीबी रोग से हो गई और फिर उनका जीवन वही रहा। कहते हैं इन्होंने 3 शादियां की थी, लेकिन तीनों पत्नियां भी इनके साथ नहीं रह पाई। इनका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहा और तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। जब फिर भाभी के कहने पर इन्होंने दूसरा विवाह किया। जो दूसरी शादी इन्होंने कमला देवी से की थी और इनको 1922 में पुत्र रत्न के रूप में शंकर की प्राप्ति हुई, या ये कह सकते हैं पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था शंकर। और कुछ ही क्षणों बाद इनकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई और फिर इन्होंने तीसरा विवाह भी किया, वो भी, उनकी भी मृत्यु थोड़े समय बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इनका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहा और तीनों पत्नियों का देहावसान हो गया, अर्थात ये 3 शादियां करने के बाद भी इनका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं था। कहते हैं कि जब घर में की परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी तो इनको एक बार ऐसा भी इनके सामने कठिन परिस्थिति आई कि उन्होंने जो कविताएं लिखी थी उन्हें आग में भी जलानी पड़ी। घर में भाई के कहने पर इन्होंने गुस्से में वो सारी कविताएं जला दी गई थी। तो फिर उन्होंने चुपचाप कलाधर के नाम से भी चुपके अपनी कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने कविताएं लिखना नहीं छोड़ा था और चुपके ये कविताएं लिखा करते थे। पर इन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा।
धैर्य को बनाए रखा और अपने स्वाध्याय को भी कभी इन्होंने नहीं छोड़ा। घर पर ही रहकर अपना स्वयं अध्ययन करते रहे और इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। स्वयं अध्ययन करते हुए ये हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। जो लोग जुड़े हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि 6 बजे लाइव होती हूँ, आप लोग जुड़ा करिए, लेकिन पता नहीं क्यों जुड़ नहीं पाते हैं ये लोग। अब तो छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं, सभी माता पिता अपने बच्चों को बिठाएं 9th 10th इंटर तक और उससे पहले भी जो भी है वो इसको अपने लाइव देखने के लिए बोलें, लेकिन लोग जुड़ नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आप लोगों का साथ ही होगा तभी ये इस पृष्ठ का लक्ष्य कुछ सार्थक होगा। तो मैंने जैसे बताया कि प्रसाद जी की कुछ आर्थिक स्थिति नहीं थी, विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ा और घर पर ही रहकर उन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने अल्प आयु में ही अनेकों ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। यानी कि थोड़ा इनकी ज़्यादा उम्र नहीं रही, कम आयु में भी इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, नाटकों की रचना की, कहानी, निबंध इत्यादियों की रचना, लेखन कार्य को लिखने के बाद हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित रहा। यानी कि हिंदी साहित्य के साथ देश सेवा में भी जुटे हुए थे, देश सेवा में भी जुड़ गए और इनका फिर इन्होंने प्रसाद जी एक बहुमुखी प्रतिभाशाली कवि थे और इन्होंने अनेकों नाटक, या ये कह सकते हैं ये एक महान कवि, सफल नाटककार और कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। यानी कि इन्हों की प्रत्येक कृति पर इनका पूरा संपूर्ण हाथ था, या ये कह सकते हैं पूरा इनका ध्यान हर रचनाओं पर रहता था। इनकी निम्न कृतियों पर ही थी। इनकी कृतियाँ निम्न प्रकार हैं, जैसे कि इनके नाटक हैं, हमारे प्रमुख नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, बैसाखी, राजश्री, कामना और जनमेज, करुणालय, एक घूंट, सज्जन इत्यादि, प्रायश्चित इत्यादि, ये इनकी प्रमुख नाटक थे। और कहानियाँ रही हैं इनकी इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। कौन कौन से इनके कहानी संग्रह रहे हैं? प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आदि, इनकी ये प्रमुख कहानियाँ हैं और लेकिन ये प्रमुख कहानियों में ये गिनी जाती हैं। काव्य महाकाव्य इनका रहा है कामायनी, इनका ये महाकाव्य रहा है, और झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध इनके काव्य ग्रंथ रहे हैं, जिसमें सुप्रसिद्ध कामयानी इनका महाकाव्य रहा है, जिसमें श्रद्धा मनु का अर्थात एक नारी की दशा का बड़े गहन से इन्होंने उसमें प्रकृति सौंदर्य को लेकर इन्होंने चित्रण किया है। तो इस प्रकार इन्होंने अनेकों रचनाओं पर अपनी छाप छोड़ी है। जैसे है निबंध इनके रहे काव्य कला और निबंध, जो मुख्य निबंध है उनकी काव्य कला और अन्य निबंध भी हैं। प्रसाद जी की कुछ इनकी जो भाषा थी सरस, संस्कृत और खड़ी बोली, अर्थात एक एक शब्द मोती की भांति जुड़ा होता था। इनकी भाषा में एक एक शब्द पढ़ने में, सुनने में बहुत ही मोती की तरह
जड़ा हुआ दिखाई देता था। तो इन्होंने, इनकी जो भाषा थी वो शुद्ध थी, सरल थी, और इन्होंने अपनी निम्न शैलियों पर अपनी कृति को प्रसाद जी ने नाटक कहानियों का वर्णन किया है, जैसे कि वर्णात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक, चित्रात्मक इत्यादि शैली। यानी कि इनकी 3 शैलियाँ रही हैं प्रमुख, जो है वर्णात्मक शैली, इन्होंने नाटक उपन्यासों में निम्न घटनाओं में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है, और अलंकारित शैली है, जो इन्होंने गद्य और पद्य के विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया देखने को इनका मिलता है। और चित्रात्मक शैली है, जो इन्होंने प्रकृति चित्रण, रेखा चित्र आदि का वर्णन इस शैली में किया है। इस प्रकार इनकी भाषा शैली बहुत ही सुंदर रही है, और कहते हैं कि ये भी क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, अर्थात आप सभी जानते हैं कि क्षय रोग एक टीबी रोग होता है, पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में 47 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। या ये कह सकते हैं कम उम्र में अपनी इन्होंने अनेकों छाप छोड़ी, जो आज हमारे बीच हैं। इनकी कृतियों के द्वारा आज हम इनकी कृतियों और रचनाओं के द्वारा इनको हम याद करते हैं, और एक एक नाटक कहानी पढ़ने सुनने योग्य रहा है। तो हमेशा इनकी अपनी एक छाप बनी रही, और कहते हैं कि इन्होंने अपनी नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये कामयानी महाकाव्य में से इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। नारी के लेकर श्रद्धा और मनु की वार्तालाप के रूप में कहा है कि फूलों की कोमल पंखुड़ियों में बिखरे जिसके अभिनंदन, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन। ऐसे ही इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं और बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। इनके हर प्रत्येक कविताएं बहुत ही सुंदर शब्दों में घटी होती हैं, मोतियों की तरह सुंदर होती हैं। तो ऐसे महान कवि हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे बीच ना होने के बाद भी हमारे बीच रहते हैं हमेशा, और इनकी प्रत्येक नाटक कहानियाँ एक एक सुनने योग्य होती हैं। जैसे कि इन्होंने हमारी जो 10th क्लास के पाठ्यक्रम में 2nd चैप्टर है, जो यूपी बोर्ड में जो ममता कहानी है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। क्योंकि एक ममता विधवा है, और विधवा की क्या दशा होती है हमारे समाज में, उसको किस नज़र से देखा जाता है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है ममता कहानी में। मैं आगे आपको बताऊंगी इसके बारे में। आज तो केवल जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय से अवगत करा रही थी मैं आप लोगों को कि ये इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, और इनके घर की परिस्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। इतनी विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी इन्होंने अपने लेखन कार्य को नहीं छोड़ा, अपने स्व अध्ययन को नहीं छोड़ा। तो ऐसे महान कवि को मैं नमन करती हूँ, और ऐसे ही हमारे कवि होते रहें, और आगे भी महान कवि से अवगत होता रहे मैं आप लोगों को कराती रहूँगी। और ये हमारे छायावादी युग के एक स्तंभ हैं, जो हमारा पूरा छायावाद युग इनके ऊपर टिका हुआ है। एक महादेवी वर्मा है, एक जयशंकर प्रसाद हैं, और लोग भी हैं, लेकिन इन पर पूरा कहते हैं ना, स्तंभ का मतलब होता है जो भी हमारी जो छत होती है जिस पर टिकी होती है। इसी प्रकार छायावादी युग इनके स्तंभ पर भी टिका हुआ है। ये हमारे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा आज नहीं बताया, केवल जयशंकर प्रसाद के जीवन से अवगत कराया। और आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो मैं आगे आप लोगों को बताती रहूँगी। और मैं ये वीडियो यूट्यूब पर भी शेयर हो जाती है, तो आप चाहें तो उस पर भी देख सकते हैं, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सभी विद्यार्थियों से कहती हूँ कि घर पर रहकर कुछ समय थोड़ा सा निकालिए। जो आप 6 बजे मैं लाइव होती हूँ, तो आप लोगों को इस
पृष्ठ के माध्यम से कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने का अवश्य मिलेगा। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं कि हमें ये बताइए, तो मैं आप लोग उसका भी आपको उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप पूछेंगे तो आप लोग ज़रूर देखिए। मैं हर माता पिता से कहना चाहूँगी कि अब छुट्टियां हैं, थोड़ा सा समय उनको बिठाइए, कहिए कि आप लोग इस पर बैठिए, देखिए, तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। उनसे पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ें भी हैं, और कुछ नहीं मिलेगा तो कवि से परिचय मिलेगा, उनके बारे में सुनने को मिलेगा, देखने को, सीखने, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सारी जानकारी इस पृष्ठ के द्वारा मैं आप लोगों को देती रहती हूँ। और आगे पिछले वीडियो में देती रही हूँ। व्याकरण से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं जो मैंने आप लोगों को देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप लोग सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूर, और देखिए, इस पृष्ठ से जुड़िए। और मैं कुछ जयशंकर प्रसाद की कविता से ही ये यहीं पर समाप्त करती हूँ। यह आज समझ तो पाई हूँ, मैं दुर्बलता हूँ, मैं नारी हूँ। या ये आज मैं तो समझ पाई हूँ कि मैं दुर्बलता हूँ और मैं नारी हूँ। अव्यय की सुंदरता कोमलता लेकर सबसे हारी हूँ। अव्यय की सुंदरता कोमलता लेकर सबसे हारी हूँ। इसी कविता के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और यहीं समाप्त करती हूँ। अगले रविवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं एक तो बीच में नहीं जुड़ पाई, तो अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस पृष्ठ से जुड़ूँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है, या आप लोग जिस विषय के बारे हिंदी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप ज़रूर पूछिए। तो आपको इस पृष्ठ के माध्यम से ज़रूर मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो यहीं विदा लेती हूँ। नमस्कार।